हेलो फ्रेंड्स, आज अपन देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का, और ये 10th में भी आपके लिए इम्पोर्टेंट था, अपवर्तन। अपवर्तन की पूरी डिटेल आज मैं आपको बताऊंगा, किस तरीके से अपवर्तन होता है और इसके क्या क्या नियम होते हैं, किस तरीके से अपवर्तनांक होता है और उसके क्या क्या प्रकार होते हैं, सभी के बारे में आज अपन पढ़ने वाले इस वीडियो में। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा वीडियो, काफ़ी अच्छी अच्छी बातें आपको पता होने वाली है जो एग्जाम के दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास दे रखा है अपवर्तन की डेफिनेशन। तो अपवर्तन की डेफिनेशन तो आपको सभी को आती होगी क्योंकि आपने 10th क्लास तक पढ़ी होगी कि यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर उसके मार्ग से विचलित होने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। परावर्तन किसे कहते हैं? अगर कोई किरण आती है और टकरा कर वापस निकल जाती है उसको बोलते हैं परावर्तन। लेकिन कोई किरण अगर जैसे कि कांच में आएगी तो वो परावर्तित कम होगी और अब उसके अंदर होकर निकलेगी, तो उसके अंदर होकर निकलने की क्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। जैसा कि आपने एक ग्लास पानी का भरा है, उसके अंदर आपने प्रकाश डाला तो वो प्रकाश अंदर तक जाएगा, न कि ऊपर से टकरा कर चला जाएगा। तो अंदर तक जाता है वो प्रकाश। तो आप देखते होंगे अगर आपने इस तरीके से लाइट डाली तो लाइट यहाँ नहीं पड़ेगी, लाइट थोड़ी सी टेढ़ी पड़ेगी, तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसको बोलते हैं अपवर्तन। अपवर्तन के अपन डेली लाइफ में बहुत सारे उदाहरण देखते हैं, जैसे तारे टिमटिमाना आपने देखा होगा, या आपने एक 10th में एक उदाहरण पढ़ा होगा, एक ग्लास के अंदर अगर अपन ने पेंसिल डाल दी तो पेंसिल का मुंह थोड़ा टेढ़ा नजर आता है उसमें, या एक ग्लास का उसका जो पेंदा होता है वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ नजर आता है। ये सभी चीजें अपवर्तन के उदाहरण होते हैं। क्लियर बात हुई? नेक्स्ट एक क्वेश्चन बनता है हमारे पास, एक आयताकार कांच के गुटके से अपवर्तन की प्रक्रिया को समझाइए। तो मैं यहाँ पर एक प्रश्न उसी तरीके का बताने वाला हूँ। तो आपको एक आयताकार कांच का गुटका बना लेना है। ऊपर और सब तरफ हमारे पास क्या होती है? वायु होती है। वायु हमारे पास विरल माध्यम होता है, और कांच या पानी या कोई भी चीज ली जाए वायु के रिस्पेक्ट में तो वो सघन माध्यम होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा हो सकता है, इस तरीके से बोल सकते हैं। या वायु और कांच में अपन देखते हैं ठोस कौन है? कांच है, और वायु क्या है? गैस है। तो ये हमारे पास थोड़े से सघन माध्यम होते हैं। सघन माध्यम का अर्थ है जिसमें प्रकाश की चाल कम हो, और विरल माध्यम का अर्थ है जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो। तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होती है? वायु में होती है। और कितनी होती है ये मैं रफली बता देता हूँ, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये एक नंबर का ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ सकता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है? 3 × 10⁻, मीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर नहीं है। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड थोड़ा सा यूनिट का ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसा ही यूनिट में, ये इसके आंसर है। सबसे अधिक वायु की चाल होती है वायु या निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और कांच और इनमें कम होती है। वो उनके अपवर्तनांक पर डिपेंड करता है। तो अपवर्तनांक को अपन आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पर बताता हूँ, प्रश्न हमारे पास आया, एक आयताकार कांच के गुटके से किस तरीके से अपवर्तन की प्रक्रिया को समझाइए। तो अपन ने एक आयताकार कांच का गुटका ले लिया जिसका नाम ABCD दे दिया। ऊपर से हमारे पास एक किरण आ रही है। हमने यहाँ पर क्या की, एक किरण इस प्रकार से उधर सूर्य की तरफ से एक किरण अगर आती है, सूर्य से एक किरण अगर इस प्रकार से आएगी, ध्यान से देखिएगा, अगर ये किरण इस प्रकार से आती और अगर यहाँ पर ये कांच का गुटका नहीं होता और वायु होती तो ये किरण इसी प्रकार से यहाँ से निकल जाती। क्लियर है? तो ये भी आपको बना देना है क्योंकि ये आगे काम देने वाला है। ठीक है, तो यहाँ तक ही हमारा हुआ कांच की, ये हमारे पास क्या हुआ, यहाँ तक किरण आई। यहाँ पर अपने को एक बना देना है अभिलंब। क्या बना देना है? एक अभिलंब। अभिलंब का मतलब इस पर एक लंबवत रेखा खींच देनी। ठीक है, आने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। एक किरण आई, अब देखिए कांच से आने पर ये अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, क्योंकि ये माध्यम अलग है और ये माध्यम अलग है, माध्यम 1 और ये माध्यम 2। तो विरल से सघन में आएगी तो ये अपने मार्ग से भटक कर थोड़ी सी इसके ऐसे नहीं जाएगी, थोड़ी सी इसके पास हो जाएगी। मतलब कुल मिला के यहाँ पर क्या हुआ, इसके पास आ गई। जो आने वाली किरण होती है वो अभिलंब के साथ आई कोण बनाती है जिसको बोलते हैं आपतन कोण, और जो इसके अपवर्तित होने के पश्चात ऐसे निकलती है वो आर कोण बनाती है जिसको बोलते हैं अपवर्तन, परावर्तन नहीं, अपवर्तन कोण। अब देखिए यहां पर टकराने के बाद यहां पर भी एक हमारे पास क्या है? अभिलंब है। यहां पर भी एक क्या है? अभिलंब है। तो देखिए फिर से ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो ये अभिलंब से अब की बार कैसे, ऐसे जानी चाहिए थी लेकिन ऐसे नहीं गई और दूर हट गई। तो यहाँ से 2-3 में फैक्ट भी बताऊंगा मैं आपको। इस प्रकार से ये आयताकार कांच के गुटके से हमारे पास अपवर्तन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये क्लास 10th तक का था।
लेकिन फिर भी अपने को यहाँ पर सीखना जरूरी है, क्योंकि 12th में भी आ सकता है एक 3 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आयताकार गुटके से इस प्रकार से अपने को चित्र बना लेना है, और लास्ट में जो किरण जाएगी वो पहले वाले जो किरण आनी चाहिए थी उसके समांतर ही होकर निकलेगी। ये करना भी अपने को सिद्ध करना पड़ सकता है आगे। तो यहाँ से अपन ने क्या क्या बातें सीखी? यहाँ से पहली बात सीखी कि वायु विरल माध्यम होता है, कांच सघन माध्यम होता है। दूसरी बात, अभिलंब और आपतित किरण के बीच आपतन कोण होता है, और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच आर जो होता है वो अपवर्तन कोण होता है। ये दोनों बराबर नहीं होते, ध्यान दीजिएगा, परावर्तन में बराबर होते हैं। तीसरा, अपवर्तन के पश्चात अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में कोई किरण आती है तो वो अभिलंब के पास झुक जाती, अभिलंब के क्या हुई, पास झुक जाती। जबकि सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में कोई किरण जाती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। क्लियर है? ये वाली बात भी अपन ने यहां पर सीखी। ये हमारे पास आयताकार गुटके से अपन ने ये बातें सीखी। और आखिरी में प्रकाश की जो किरण है वो पहले वाली किरण जिस डायरेक्शन में जाती, जिस दिशा में जाएगी उसके समांतर जाएगी। ये अपन ने इस वाले आयताकार गुटके से सीखा। यहां तक क्लियर है? अब मैं आपको बता देता हूं, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है अपवर्तन के नियमों को समझाइए, अपवर्तन के नियमों को समझाइए। ठीक है, तो मैं आपको यहां पर भी 2 नियम होते हैं। पहला नियम पहले की तरीके से वहां था, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहां पर भी वही है, परावर्तित की जगह यहां अपवर्तित किरण आ गई और कुछ नहीं। तो आपतित किरण, अभिलंब और एक और कौन सी किरण है ये, अपवर्तित किरण, तीनों एक ही माध्यम में स्थित होती, तीनों एक ही तल में स्थित होती हैं। क्लियर बात है? तीनों एक ही तल में स्थित होती हैं। ये पहला वाला नियम जो हमने पढ़ा था, अपवर्तन का नियम बता रहा हूं। परावर्तन के नियम में आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में थी, और अपवर्तन में अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में। सेम नियम है। दूसरा नियम वहां होता था, कोण आई जो है कोण आर के बराबर है। यहाँ कोण आई कोण आर के बराबर तो नहीं है, लेकिन इस आई को बोलते हैं आपतन कोण और आर को बोलते हैं अपवर्तन कोण। तो देखिए यहाँ पर बोलने में थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लिखने में थोड़ा सा आसान है। इसको बोलते, देखिए मैं पहले बोलकर बता देता हूँ, लिखना आप लिखिएगा। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण के ज्या का मतलब होता है साइन का अनुपात। मतलब देखिए साइन आई और साइन आर का जो अनुपात सदैव निश्चित होता है। ठीक है, ये होता है, और वह निश्चित अनुपात म्यू कहलाता है। म्यू होता है अपवर्तनांक पहले माध्यम में से दूसरे माध्यम में जाने पर। क्लियर है? तो ये थोड़ी लाइन बड़ी है, आप लिखिएगा। क्या, फिर से बता दो, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण के ज्या मतलब साइन, या आप साइन भी लिख सकते हैं। आपतन तथा अपवर्तन कोण के साइन का जो अनुपात है वो हमेशा निश्चित होता है और वो अपवर्तनांक के बराबर होता है। क्लियर है? ये हमारे पास दूसरा वाला नियम हो गया। इसे स्नेल का नियम भी बोलते हैं। स्नेल का नियम कभी आपसे बोलते कि स्नेल नियम लिखिए तो म्यू बराबर अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटे साइन आर, आप आराम से लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ आपका? स्नेल नियम भी समझ में आया आपको? अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ से, इसके बाद हमारे पास आ जाता है अपवर्तनांक के क्या क्या प्रकार होते हैं। ठीक है, तो इसके आगे अपन पढ़ते हैं अपवर्तनांक के प्रकार, क्योंकि ये हमारे पास आ गया अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक क्या होता है? एक निश्चित अनुपात होता है, किसका? साइन आई बटे साइन आर का। क्लियर है? जिसे स्नेल नियम बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन अपवर्तनांक के प्रकार। ये मैं आपको किताब में ही बता देता हूँ ताकि अपना थोड़ा समय भी बच जाएगा और आपको समझ में वैसे आ ही जाएगा। देखना है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल इसका प्रकार अपने देखना है। देखिएगा, अपवर्तनांक के 2 प्रकार होते हैं, आपको यहाँ दिख रहा होगा, एक निरपेक्ष अपवर्तनांक और एक सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे बोलते हैं? अगर आप जब कोई प्रकाश किरण निर्वात या वायु, जैसा कि अभी अपन ने ऊपर जो उदाहरण में देखा, से चलकर किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो निर्वात के जो सापेक्ष उस माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ऊपर हमने उदाहरण देखा, जैसे कि कांच का जो अपवर्तनांक है वो 1.5,
कांच का जो अपवर्तनांक है वो क्या है 1.5। इसका तात्पर्य है कि वायु कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक है, ठीक है, से है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है, ध्यान दीजिएगा, वायु का है 1.033 मतलब वायु का अपवर्तनांक हमेशा 1 है। और आपको यहाँ पर मैं क्लियर बता देता हूँ कि वायु का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, बाकी हर एक चीज का अपवर्तनांक आपको अधिक मिलेगा, क्योंकि वायु सबसे विरल माध्यम है। वायु की जगह यहाँ पर अगर हमारे पास निर्वात आ जाता तो यहाँ पर 1 लिखते हैं, और बाकी वायु का अपवर्तनांक होता है 1.0003, ठीक है। और कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष कितना हो जाएगा 1.3। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल वायु से ही किरण कांच में आए। अगर मैं आपको बोल दूं कि अपन ने जो ऊपर उदाहरण देखा वहां पर मैं पानी में से, जैसे अपन ने ऊपर एक उदाहरण देखा था, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको वापस में बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि अपन ने ऊपर एक उदाहरण देखा था कि ये वाला जो था, तो जैसे कि अगर मैं कांच और कांच के बाद यहाँ पर एक जल का एक माध्यम भर देता हूँ, पानी भर देता हूँ, ठीक है, पानी भर देता हूँ, तो देखिए ये माध्यम अलग अलग हो जाएंगे ना। तो यहाँ पर अपन अगर देखते हैं केस, तो क्या आता है, एक कांच और एक पानी, तो इन दोनों का अपवर्तनांक जैसे म्यू अगर अपन बोलते हैं 1 में कौन आ जाएगा, कांच। कांच को अपन जी से दर्शाते हैं क्योंकि इसको बोलते हैं ग्लास, और वाटर, जी और वाटर, 1 की जगह ग्लास आ जाएगा और 2 की जगह वाटर आ जाएगा। तो ये अपवर्तनांक कहलाता है, ये अपवर्तनांक कहलाता है सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या कहलाता है, सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष का मतलब होता है किसी भी दूसरे माध्यम के सापेक्ष, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का फार्मूला होता है किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल। देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का फार्मूला यहां पर आपके सामने दे रखा है। निरपेक्ष अपवर्तनांक का फार्मूला होता है वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। देखिए क्योंकि वायु में प्रकाश की चाल सदैव सभी से अधिक होती है और किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी, इसलिए हमेशा मान इसका 1 से अधिक आएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कभी भी वायु का अपवर्तनांक सबसे कम होता है 1.003 या निर्वात का होता है 1, बाकी सभी चीज़ों का अपवर्तनांक 1 से अधिक होता है। क्लियर बात हुई। यहाँ पर देखिए सी निर्वात में प्रकाश की चाल भी देखिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये मैंने अभी आपको बताया था। क्लियर बात हुई। ये हमारे पास अपवर्तनांक का प्रकार है। तो अपवर्तनांक का फार्मूला होता है माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, सिंपल सी बात है। और निरपेक्ष अपवर्तनांक का फार्मूला होता है वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। क्लियर बात हुई, यहाँ तक आपको समझ में आया। और ये कांच का अपवर्तनांक पिछली बार और एक ऑब्जेक्टिव आ गया था कि कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.5 होता है। और मुझे आप ग्लास का अपवर्तनांक आपकी किताब में से ढूंढकर, कांच का अपवर्तनांक हो गया, वाटर का, पानी का अपवर्तनांक आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताएंगे। आई बात समझ में, यहाँ तक आपको अपवर्तनांक क्लियर हुआ, ठीक है, समझ में आ रही बात। इसके आगे नेक्स्ट जो है, और जो अपवर्तन के जो कारण किस किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है अपनी डेली लाइफ में, और जो अपवर्तन के प्रकार है या आंतरिक परावर्तन है, जो कि पिछले बार पेपर में पूछा गया था। आंतरिक परावर्तन के उदाहरण और एक ऑब्जेक्टिव और एक क्वेश्चन आया था 3 नंबर का, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाकर बताता हूँ। ओके, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को पूरा देखा हो तो थैंक यू।